क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। कोई भी नई चीज आपके सामने हो और अगर आप उसे अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो उस पर चर्चा कीजिए उन लोगों के साथ जो उसके बारे में जानते हैं, उन लोगों के साथ जो उसमें इन्वॉल्व हैं। और इस शो पर हम एग्जैक्टली वही करते हैं। इस शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और आज भी हम चर्चा करने वाले हैं एक अहम शख्स के साथ। एमपी हैं राज्यसभा के, उन्होंने एक रीसेंट मीटिंग हुई है, उसका वो हिस्सा थे, उसके बारे में हमें वो बताएंगे। और ये मीटिंग क्रिप्टो प्लेयर्स के साथ हुई थी, तो उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की बड़ी खबरें जो हैं वो आपको बता देते हैं, और ये खबरें भी क्रिप्टो से ही जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए नया नियम एक आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि ग्राहकों के 5 साल के ट्रांजैक्शन की जानकारी और केवाईसी यानी नो योर कस्टमर जो डिटेल्स होती हैं वो उन्हें रखनी होगी। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर सर्ट आता है, उन्होंने ये जारी किया। और ये उन्होंने वीपीएन कंपनीज के लिए भी ये रूल जारी किया है कि 5 साल के लिए जो डेटा है अपने यूजर्स का वो उन्हें स्टोर करके रखना होगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। इथेरियम को अपग्रेड करने में देरी हो रही है और इसकी वजह से जो निवेशक हैं वो थोड़े निराश हो गए हैं। लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं इस अपग्रेड का। इस अपग्रेड में क्या होगा कि जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, ये फास्ट हो जाएगा। तो बहुत समय से इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो इसमें जुड़े हुए हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये अनाउंस किया है कि जून में तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले जून में इसके होने के आसार थे, इस मर्ज के या फिर इस अपग्रेड के। लेकिन अब उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ ही महीनों का इंतजार, और ये आखिरी कुछ पल हैं जब हम प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएनबीसी से बात करते हुए वॉरेन बफेट ने कहा कि वो बिटकॉइन के फैन नहीं हैं। वॉरेन बफेट एक बड़े इन्वेस्टर हैं और उन्होंने पास्ट में भी बिटकॉइन के अगेंस्ट काफ़ी बातें कही है। और उन्होंने कहा है कि मुझसे अगर कोई सारी बिटकॉइन जितनी भी है वो भी कोई खरीदने को कहे, $25 में भी ना मैं खरीदूं, ऐसा उन्होंने कहा है। और अगेन उन्होंने पहली बार नहीं इसके खिलाफ अपना जो एक ऑपोजिशन है वो एक्सप्रेस किया, इससे पहले भी वो काफ़ी बार कर चुके हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा इंक, उन्होंने अपना पहला स्टोर जो है उसे खोलने की घोषणा की है। 9 मई को यह स्टोर खुलने वाला है और यह स्टोर सिलिकॉन वैली में खुलेगा, मेटा के कैंपस में ही। इस स्टोर में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगेंगी जिसमें जितने भी गेयर्स हैं, नई चीजें हैं, वो वहां पर डिस्प्ले की जाएंगी। काफी ज्यादा हाईटेक होने वाला है, कैसा नजर आएगा उसकी झलक ऑलरेडी मेटा ने दे दी है, और वो इमेजेस हम आपके सामने भी यहां रख रहे हैं। तो मेटा की नई स्ट्रैटेजी है मेटावर्स में एंटर करने की। मेटावर्स क्या है, अगर ये बेसिक्स आप समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, हमने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनर्स उस पर कर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में एक अहम बैठक हुई जहां पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है वो मिले क्रिप्टो प्लेयर्स के साथ। अब इसमें कई एमपीज थे और राज्यसभा के एमपी हैं बीजेडी के अमर पटनायक, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे और आज उनके साथ हम गुफ्तगू करने वाले हैं। ये मीटिंग्स जो होती हैं ये कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन फिर भी जितनी भी जानकारी वो हमारे साथ शेयर कर पाएंगे वो आज वो हमारे साथ करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस हमारे शो कॉफी एंड क्रिप्टो में। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि आप इस मीटिंग के बारे में क्या क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, ये जो मीटिंग्स फील्ड विजिट के दौरान होते हैं ये इनफॉर्मल नेचर के होते हैं। इसमें कोई रिकॉर्डिंग भी रहता नहीं है। इसका एक ये फायदा होता है कि जो डिस्कशन है वो फ्री विलिंग होता है। जो डिपोज करते हैं वो आपको बता सकते हैं फ्रीली कि उनका क्या है कंसर्न्स, उनका मन में क्या है। तो बेंगलोर में अभी जो मीटिंग हुआ था उसमें क्रिप्टो प्लेयर्स के अलावा रेटिंग एजेंसीज के साथ भी हुआ था मीटिंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ भी हुआ था, कुछ बैंक्स के साथ भी होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो बेंगलोर में हुआ है ये जो सिलसिला पहले एक बार हो चुका था दिल्ली में क्रिप्टो प्लेयर्स, क्रिप्टो स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग, तो ये दूसरा उसका मीटिंग है। तो उसमें लास्ट मीटिंग के हिसाब से क्या प्रोग्रेस हुआ है,
क्रिप्टो प्लेयर्स जो हैं वो कितना दूर तक जो कमिटमेंट किए थे उसको फॉर सेल्फ रेगुलेशन पर्टिकुलरली एडवर्टाइजमेंट में, वो कितना दूर तक उसको इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, और कुछ नया आइडिया कुछ है क्या जो हम लोगों का कंसर्न है कि टेरर फाइनेंसिंग होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगा, इतना स्पेकुलेटिव ट्रेड होता है कि रिटेल इन्वेस्टर जिसको इसके बारे में पता नहीं वो फंस जाएगा और उसका सब कुछ सेविंग्स चला जाएगा। तो ये सब बारे में जो हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि प्लेयर्स बताएंगे, उसके बारे में ये डिस्कशन रहा। एग्जैक्ट डिटेल्स तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि ये सीरीज में चल रहा है जिसमें फाइनेंस कमिटी इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा है कि गवर्नमेंट को बताएं कि इसमें क्या फायदा है, इसमें क्या चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस को मीट करने के लिए क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्रिप्टो प्लेयर्स की तरफ से, और सबसे ज्यादा अहम जो मुद्दा है वो कि कॉमन मैन सिटीजन उसके लिए, उनके लिए क्या फायदा है इसमें। जी, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक सेमिनार हुआ था जहां पर वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से क्रिप्टो करेंसी से को जोड़ा। उन्होंने कहा कि इसके बड़े जो जोखिम हैं उनमें से ये दो चीजें सबसे ज्यादा हैं। आपका इस पर क्या कहना है? उनका तो जिगर पार्लियामेंट में भी वो बोल चुकी है, और हम सबको पता है कि ये एक लेजिटिमेट कंसर्न है कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें ये दोनों नहीं हो रहे होंगे, लेकिन उसको आइडिया है कि उसमें एक ट्रेल होना चाहिए, एक ऑडिट ट्रेल होना चाहिए, ट्रेसेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जिसके वजह से ऐसा कुछ हुआ ट्रांसग्रेशन तो आप जाके आइडेंटिफाई करके उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। तो ये जो मामला है, ये क्रिप्टो का जो करेंट इकोसिस्टम है, उसमें ये लगता है कि ये नहीं संभव है। और जब ये संभव इसलिए नहीं है कि रेगुलेशंस का अभाव है, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट करना पड़ेगा जो कि क्रॉस कंट्री और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए। तो इसलिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी पहले बोल चुके हैं कि इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्डर का व्यवस्था करने का बहुत जरूरी है। अदरवाइज इसमें खाली एक कंट्री चाहने से ये बंद नहीं हो सकता। ये जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं हो सकते हैं, ये मिटिगेट नहीं हो सकते हैं। तो एक प्रिंसिपल बेस्ड ऑर्डर बन जाएगा तो फिर हर कंट्री अपना रेगुलेशंस लाएंगे जो उसके साथ इंटीग्रेट होता होगा, उसके इन लाइन विद दोस प्रिंसिपल्स। फिर क्या होगा कि ये ट्रेड को रेगुलेट करने में आसानी रहेगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब इसको कोई वायलेट करेगा उसको पकड़ के उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जा सकता है। ये अभी संभव नहीं। राइट और वहीं कई प्राइवेट प्लेयर्स इस मीटिंग का हिस्सा थे। कुछ उनका पर्सपेक्टिव अगर आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके मन में कोई संदेह, कोई खुशी किसी चीज को लेकर या कुछ भी ऐसा, वो क्या सोच रहे हैं, अगर आप उसके बारे में बता सकते हैं तो। जो पब्लिक डोमेन में यही है कि क्रिप्टो के बारे में अभी तक गवर्नमेंट का क्या मंशा है एग्जैक्टली वो पता नहीं है, और ये भी मैं समझ सकता हूं इसलिए क्योंकि इसके बारे में नॉलेज भी बहुत कम है। तो दो चीज जो मैं कहना चाहूंगा, एक तो चीज है कि इसके बारे में सबका कैपेसिटी बिल्डिंग करने का जरूरत है, नॉलेज लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी में, लेजिस्लेचर्स एमपीज में, कॉमन मैन में, और जो भी इसमें रेगुलेटर्स के साथ। ये जब तक नहीं होगा तब तक सब मन में यही डर रहेगा सबका कि ये क्या चीज है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज इसमें कोई वायलेशन हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, किसी का पैसा डूब गया। आप तो पढ़ते हैं कि क्रिप्टो का कभी कभार ये भी होता है कि आपका लेजर में रखा हुआ था कुछ पैसा, कोई आके चोरी करके ले गया, तो आके कंप्लेन करेगा, तो उसको फिर कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो ये सब जो मुद्दे हैं कॉमन डोमेन में है, ये सब आई थिंक लगता है कि ये सारे जो मीटिंग्स होते रहते हैं, खाली हमारे फाइनेंस कमेटी के साथ नहीं, इनफॉर्मली भी क्रिप्टो प्लेयर्स का जो मीटिंग्स होते रहते हैं डिफरेंट रेगुलेटर्स के साथ या डिफरेंट इन्वेस्टर ग्रुप्स के साथ, इसको हल करने का टाइम आ गया है। जब तक ये हल नहीं होगा तब तक ट्रस्ट फैक्टर नहीं बन सकता। अभी एक मिसट्रस्ट है कि ये ऐसा एक चीज है जिसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है
और ये आ गया तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसके बेसिस में प्रोसिक्यूशन कैसे किया जाएगा। सपोज किसी को मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो उसको ट्रेस कैसे किया जाएगा कि कहाँ पे हुआ है, कितना अमाउंट का हुआ है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हैज ओवरटेकन, जो जो ज्यादातर होता ही है, रेगुलेशन का जो पैराडाइम है, रेगुलेशन का जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर चला गया है। तो इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है और ये कैपेसिटी बिल्डिंग करने का बहुत जरूरत है। और वहीं देखिए, नया जो क्रिप्टो टैक्स है वो लागू हो चुका है। वहीं क्रिप्टो में टैक्स चोरी रोकने के लिए नए नियम जो हैं वो भी आ चुके हैं। जैसे हमने आज एक अपनी जो हफ्ते की बड़ी स्टोरीज है उसमें भी हमने एक स्टोरी ऐसी शामिल की थी जिसमें कहा गया है कि अब कस्टमर का केवाईसी जो है वो रखना होगा एक्सचेंजेस को। तो ऐसे कई रूल्स लेकर आए जा रहे हैं, लेकिन रेगुलेशन अभी भी नहीं आया। तो उससे हम कितना दूर है? तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में इसके बारे में बोल चुकी है। उसने कही कि ये जो टैक्स है ये रेगुलेशन के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रेगुलेशन के बारे में और ज्यादा कंसल्टेशन है, उसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत है, हम लोग हिस्ट्रीली जाके कुछ करना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो टैक्स इसके ऊपर बैठाए हैं अभी, मेरे ख्याल में ये इंडिकेट करता है कि एक लेवल ऑफ ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा कि रेवेन्यू सरकार को आ रहा है और जो उनके असेसमेंट है उसी हिसाब से आ रहा है। जब कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, सपोज इवेजन हो रहा है, तो सरकार उसको जाके पकड़ भी सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छा होगा रेगुलेशंस आने के लिए, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ाएगा बिटवीन गवर्नमेंट और क्रिप्टो प्लेयर्स। तो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है कि इसके बाद गवर्नमेंट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि दे विल बी इन अ पोजीशन टू रेगुलेट दिस पर्टिकुलर मार्केट। तो मैं तो इसमें बहुत आशावादी हूं कि जो अभी हुआ है टैक्सेस के माध्यम से, उससे रेगुलेशन ज्यादा दूर नहीं। जी, और क्या हम इस फाइनेंशियल साल के अंत तक डिजिटल रुपए को देख सकते हैं? क्योंकि इस साल के बजट में उसका जिक्र हुआ और इस फाइनेंशियल ईयर में उसे लाने का पूरा प्लान है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? आपको लगता है इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा डिजिटल रुपी? देखिए, जो सीबीडीसी है वो एक फिएट करेंसी है जो रेगुलेटर आरबीआई लाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये लाना भी चाहिए और जितना जल्द हो सकता है लाना चाहिए, क्योंकि काफी देश में ये ऑलरेडी फिएट करेंसी लागू हो चुका है, सीबीडीसीज आ चुके हैं। और इससे क्या होता है कि एक स्टेबल डिजिटल करेंसी मार्केट में आता है और ये जो प्राइवेट डिजिटल एसेट्स होंगे उसको एक कंटेस्टेबिलिटी देगा, लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये जो गवर्नमेंट का सीबीडीसी है वो चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो उसमें एजुकेशन भी बढ़ेगा, रेगुलेटरी कैपेसिटी भी बढ़ेगा, इट विल एक्ट एज ए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो मेरे ख्याल में इसको जितना जल्द हो सकता है लाना चाहिए, उससे रेगुलेटर भी स्लोली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि प्राइवेट क्रिप्टो एसेट को भी कंट्रोल कर सकता है। जी, वहीं हमने देखिए संसद में देखा कुछ विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार टैक्स रेगुलेशन जो टैक्स है वो ले आई है, लेकिन रेगुलेशन नहीं लेकर आई है। तो वो इसे एक तरह से फेयर तरीके से नहीं देखते हैं। बट आपका क्या इस पर कहना है या आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसे देखिए, इसमें नॉर्मल जनरल तरीके तौर से तो ये होना चाहिए था कि पहले एक रेगुलेशन आए, उसमें टैक्स का भी प्रावधान रहे। लेकिन ये नेसेसिटी, ये जो क्रिप्टो का मार्केट है, क्रिप्टो का इकोसिस्टम है, उसमें वो लागू नहीं हो सकता। इसलिए नहीं लागू हो सकता क्योंकि सब चीज एक्सपेरिमेंटेशन, इस लाइक सैंडबॉक्स अप्रोच में हो रहा है। अभी जैसे टैक्सेस लागू किए हैं, ये भी एक इवॉल्विंग आइडिया है। उसको करके सरकार देखना चाहती है कि whether they are in a position to actually collect these taxes. If they can collect these taxes and 1% TDS में trace those transactions also, तो उनको confidence आएगा कि they will be able to regulate it. ये कह सकते हैं लोग, ऑपोजिशन के कुछ मेंबर्स कह भी रहे थे कि पहले रेगुलेशन आना चाहिए था और उसके बाद ये होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में टैक्सेशन मेजर्स और रेगुलेशन इसके लिए जो चीज है वो इस केस में
आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और इसके रैमिफिकेशंस के ऊपर, वो अभी तक भी बहुत कम है। हर लेवल पे कम है। गवर्नमेंट के तरफ से भी कम है, अपना पॉलिसी मेकर्स के पास भी कम है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास भी नहीं है। और ये खाली भारतवर्ष में नहीं है, सारा विश्व में यही प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि ये एक अप्रोच है जिसमें गवर्नमेंट इज स्लोली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑपरेट्स, एंड इफ दे कैन कलेक्ट दिस टैक्सेस देन इट विल गिव देम कॉन्फिडेंस कि भाई इसको हम लोग रेगुलेट भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि इसके वजह से रेगुलेशन शायद जल्द आ जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए सर। थैंक यू, नमस्कार। इसी के साथ ही अब हम लेने वाले हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम समझाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में डे ट्रेडिंग क्या होती है। साथ ही साथ इस पर चर्चा भी करेंगे हमारे दो मेहमानों के साथ। ब्रू फाइनेंस से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हाई-फाई ब्लॉकचेन से रोहास नागपाल। कहीं जाइएगा, मैं देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। वॉचिंग कॉफी एंड क्रिप्टो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हम आपको समझाने वाले हैं कि डे ट्रेडिंग क्या होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आई नो आप थोड़ा बहुत तो समझते हैं इसके बारे में, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में डे ट्रेडिंग के क्या मायने हैं उसी की बात हम करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं ये समझते हुए कि डे ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखिए, डे ट्रेडिंग यानी एक ही डे में खरीदना और बेचना, इसे डे ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल। अब मकसद इसका ये होता है कि बाजार से जो छोटे प्रॉफिट है वो हर रोज उठा लिए जाए। बहुत सारे लोग क्वांटिटी पर खेलते हैं और बार बार जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, जिससे छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते रहते हैं और टोटल में फिर आपको एक बढ़िया प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है। अब इसे इंट्रा डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इंट्रा यानी उसी दिन की ट्रेडिंग, तो एक ही दिन के बीच की ट्रेडिंग यानी इंट्राडे ट्रेडिंग। ये शब्द स्टॉक मार्केट से आया है, जो बिजनेस डे पर खुले रहते हैं। अब उसमें ये होता है कि ये नाम इसलिए पड़ा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो बिजनेस डेज पर रहती है, तो जो ट्रेडर है जिसने आज कुछ खरीदा वो अब रात का इंतजार नहीं करेगा, वो अगले दिन तक नहीं जाएगा उसे बेचने के लिए, वो उसी डे में ही ट्रेड कर देगा। इसीलिए वहां से उसका जो है वो नाम आया। अब इसके कई तरह के प्रकार हैं। पहला स्कैल्पिंग। मैं यहां पर कुछ 3 एग्जाम्पल देने वाला हूं। शुरुआत स्कैल्पिंग से करते हैं। तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसके बढ़ने पर आधारित ये रणनीति है। ट्रेडर्स कई बार कुछ ही मिनटों में खरीदते और बेचते हैं। छोटा मुनाफा इस दौरान वो कमा जाते हैं। तो यहां पर क्वांटिटी पर खेला जाता है। उसके अलावा आर्बिट्रेज, एक प्लेटफॉर्म पर कॉइन को खरीदना और दूसरे पर उसे बेच देना। दोनों प्लेटफॉर्म की कीमतों में जो अंतर है उसकी वजह से फायदा एक ट्रेडर को हो जाता है और इसे ही आर्बिट्रेज कहते हैं। लेकिन इसमें एक नोट ऑफ कॉशन ये होगा कि जो कॉइन आप चुने, वो जो ऐसा कॉइन चुने जो 2 एक्सचेंजेस जिसे आप चुन रहे हैं उनमें मेजर डिफरेंस हो, तभी आपको फायदा होने वाला है। तीसरी किस्म जो आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, या एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहे हैं, वो HFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ये क्वांट ट्रेडर्स जो हैं वो इस रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो बड़ी क्वांटिटी पर खेलते हैं। अब ट्रेडिंग बॉट्स और एल्गोरिदम्स को विकसित इसमें किया जाता है और बहुत तेजी से कुछ समय में खरीद और बिक्री होती है। और जब मैं कह रहा हूं बहुत तेजी से, यानी कुछ ही मिली सेकेंड्स में वो ट्रेडिंग जो है वो कर ली जाती है। तो इसके लिए बॉट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन जितना आसानी सुनने में लगता है उतना ये है नहीं। लगातार नजर रखना होता है। नजर रखना इन द सेंस कि आप जितने भी ग्राफ्स हैं उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो रणनीति है, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, उस सब पर बहुत गौर से नजर जो है वो रखनी पड़ती है। तो ये कुछ किस्में हैं जो आपके साथ हमने शेयर की। लेकिन अब हम हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ भी इस पर चर्चा करेंगे। हाई-फाई ब्लॉकचेन से रोहास नागपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रू फाइनेंस से अभिषेक भट्टाचार्य हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक, सबसे पहले हम डे ट्रेडिंग का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप शुरुआत में ही कोई वो नोट ऑफ कॉशन आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, धन्यवाद अरुण। सो बेसिकली डे ट्रेडिंग जैसे है स्टॉक मार्केट में, ऑलरेडी आपने कहा कि स्टॉक मार्केट से ये टर्म आया है, बट वहां एक
जो कॉशन हमें नहीं रखना पड़ता है वो ये है कि आप अगर डे ट्रेडिंग ऐसे भी आपका कर्टेल हो जाएगा जब मार्केट क्लोज होगा। जब आप क्रिप्टो में हैं आपका मार्केट कभी क्लोज होता ही नहीं है 24/7/365। वहां आपको ये कॉशन रखना पड़ता है अरुण की आप अपना एक्चुअली आप इंट्राडे कर रहे हैं और अपना आप डे ट्रेडिंग को कर्टेल कर दे रहे हैं। अदरवाइज अगर आपने ओवरनाइट बाय चांस छोड़ दिया, आप एक्चुअली डे ट्रेडिंग नहीं कर पाए, तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, बट इज अ ओवरनाइट रिस्क वहां पे हमेशा रहता है। दैट वुड बी माय क्वेश्चन। रोहास, आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिसे आप पिक करते हैं या आपकी पसंदीदा हो? मैं एडवाइस करूंगा कॉपी ट्रेडिंग काफी अच्छी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं आपको दिखाते हैं कि जो उनके मेन ट्रेडर हैं उन्होंने पिछले 1 साल या कई महीनों में क्या क्या ट्रेडिंग की है और उन्होंने क्या प्रॉफिट और लॉस बनाया है। तो आप स्टडी कर सकते हैं और जो आपको लगा सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स हैं आप उनकी ट्रेड्स कॉपी कर सकते हैं। मैन्युअली आपको कुछ नहीं करना है, सब ऑटोमेट हो जाता है। जो भी वो बंदा कर रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए भी हो जाता है। तो अगर आप को करनी ही है डे ट्रेडिंग तो मैं रेकमेंड करूंगा कॉपी ट्रेडिंग शायद सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। अभिषेक, ये किनको सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से सूट करती है ये स्ट्रैटेजीज या फिर ये डे ट्रेडिंग? बिल्कुल, तो स्ट्रैटेजीज तो अलग अलग किस्म के हैं। जैसे रोहस ने कहा कि कॉपी ट्रेडिंग जो है वो स्ट्रैटेजी न्यूबीज को काफी सपोर्ट करती है, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं होता उतना मार्केट का, स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज, इतने सारे ऑल्ट कॉइन्स है, आपको नहीं नॉलेज होता है। तो आप भरोसा करते हैं उन पे जिनको ये नॉलेज है, आप एक ऐप यूज करते हैं जैसे उन्होंने कहा ऑटोमेटेड वे में कॉपी कर लेते हैं। अलग अलग किस्म के स्ट्रैटेजी है, जैसे आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक एल्गो ट्रेडिंग है, वो जैसे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यूजर्स के लिए होता है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसमें बहुत मैथ जाता है, उसमें बहुत बारीकियां रहती है। तो अलग अलग किस्म के इन्वेस्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना होता है कि कौन सा उन्हें सूट करेगा स्ट्रैटेजी। रोहास, आखिर में आपका नोट ऑफ कॉशन क्या होगा जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? मैं तो बोलूंगा अगर हो सके तो आप डे ट्रेडिंग मत ही कीजिए, बिकॉज वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्ट्रेटेजी है। क्योंकि क्रिप्टो इतने वॉलेटाइल होते हैं, ऑब्वियसली पैसे बनाने का भी बहुत चांस है पर हारने का मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा है। पर अगर आपको करना ही है तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, एक बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है, उसको आप डेली बेसिस पे फॉलो कीजिए। जब भी आपको वहां पे देखे मार्केट इज एक्सट्रीम फियर, मतलब सारी मार्केट बहुत घबराहट में है, तो वो यूजुअली खरीदने का बहुत अच्छा मौका होता है। और जब सारी मार्केट ग्रीड में है, मतलब बहुत लालच में है, वो सबसे बेस्ट तरीका टाइम होता है बेचने के लिए। तो ये मेरा एडवाइस होगा। लेकिन ओवरऑल आप ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं है इसके बारे में? बिल्कुल भी नहीं, कि जैसे कैसीनो में गैम्बलिंग में सबसे ज्यादा अल्टीमेटली पैसा कैसीनो ही बनाता है, डे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा क्रिप्टो एक्सचेंज ही बनाता है, आप और मैं नहीं। तो पूरी चर्चा के बाद जो असल में बिंदु लगाया वो रोहास ने फिलहाल लगा दिया सेंटेंस के एंड में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही ये शो जो है वो भी यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन अगले हफ्ते हम एक बार फिर से लौटेंगे कुछ और नई क्रिप्टो चर्चा के साथ। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी तरफ से अलविदा।